अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 स्टार्ट किया हुआ है। तो बेसिकली हमारे इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट 2 लेक्चर हमारे इंट्रोडक्शन के थे। लेक्चर नंबर 3 हमारा प्रिलिमिनरी का था, पार्ट 1 का, और लेक्चर नंबर 4 हमारा पार्ट 2 और उसके चैप्टर नंबर 1, और फिर उसको चैप्टर को जो सब डिवाइड किया इन्होंने ए और बी में। तो ए के हवाले से था रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को डिटेल में डिस्कस किया था कि कब हम सेक्शन 8 के तहत प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं और कब हम सेक्शन 9 के तहत प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स ने रेज किए थे। एक तो ये था कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के हवाले से। तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो एक क्रिमिनल लॉ है, वो एक क्रिमिनल वे है किसी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करने का। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं सिविल लॉ का स्टैट्यूट स्पेसिफिक लीफ एक्ट। तो फिलहाल हम इस पे रिलाई करेंगे, ज्यादा क्रिमिनल साइड पे ना नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर चीजें एम्बिगुअस हो जाएंगी और आप लोगों को ना ये समझ आएगा ना इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट समझ आएगा। उसको हम सेपरेटली एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को पढ़ेंगे, उधर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक और क्वेश्चन था कि एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से, यानी एग्रीमेंट टू सेल 2 बंदों का हुआ है, ए और बी का मिसाल के तौर पे। अब बी उसको ए प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो बी क्या इधर रिकवरी की सूट फाइल करेगा, रिकवरी ऑफ पोजेशन की करेगा। तो इसमें यह है कि एग्रीमेंट टू सेल किसी किस्म का कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता, यानी एग्रीमेंट टू सेल की बेस पे आप रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 8 की सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जरूरी है कि आप इंटाइटल टू पोजेशन होने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक जजमेंट रेफर कर देता हूँ एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से, जहां पे ये बात बताई गई है कि एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। तो ये है पीएलडी 2001 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 213। यानी कि एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। एग्रीमेंट टू सेल की बेस पे आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट अंडर सेक्शन 8 नहीं फाइल कर सकते, लेकिन हाँ एग्रीमेंट टू सेल की बेस पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेंगे। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सूट अगर आपके हक में डिसाइड हो जाता है तो फिर आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल करेंगे, क्योंकि जब आपके हक में डिग्री हो जाएगी तो फिर आप इंटाइटल टू पोजेशन हो जाएंगे। लेकिन मियर एग्रीमेंट टू सेल की बेस पे आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन था कि पार्टीशन लैंड के हवाले से, जो मैंने आपको सारा वो डिटेल में बताया था, कोशियरर, भाई कोशियरर अंडर सेक्शन 8 सूट फाइल नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले लैंड की पार्टीशन करानी होगी रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास दरखास्त देके, उसके बाद जब पार्टीशन हो जाती है तो फिर आप रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 8 फाइल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सभी खान की तकसीम हो जाती है लोगों को, यानी फैमिली सेटलमेंट हो जाती है, कि वो भी एक किस्म की पार्टीशन है, या वो एक दफा खान की तकसीम हो गई तो हम उसकी बेस पे कर सकते हैं या उसको दोबारा भी करा सकते हैं पार्टीशन थ्रू द जो प्रॉपर वे है या जो रेवेन्यू अथॉरिटीज करती हैं। तो खान की तकसीम या फैमिली सेटलमेंट जो होती है वो एक फाइनल पार्टीशन नहीं है। आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप एक प्रॉपर फोरम पे जाके लीगली उसकी पार्टीशन करा सकते हैं। तो इट्स मीन दैट के खान की तकसीम जो है वो एक फाइनल पार्टीशन नहीं है। आप उसकी मजीद अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाके उसकी लीगल पार्टीशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको मैं जजमेंट बताता हूँ। जजमेंट है ये तो हम बात कर रहे थे फैमिली सेटलमेंट या फैमिली ने आपस में बैठ के जो पार्टीशन की है वो एक फाइनल पार्टीशन नहीं होती। अगर आप उस पार्टीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप प्रॉपर फोरम पे जाके उस लैंड की दोबारा पार्टीशन करा सकते हैं। और इसके लिए जजमेंट है 2014 CLC पेज है इसका 219।
तो ये बेसिकली क्वेश्चन एड्रेस हो गए। अब हम आते हैं अपने, हाँ नेक्स्ट, अगर आपके कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हवाले से या पीछे हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उनके हवाले से, तो आप या तो ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी कॉन्टैक्ट करके आपके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस कर दिए जाएंगे। बाकी आप लेक्चर के बाद जो यहाँ फिजिकली बैठे हैं, लेक्चर के बाद आप पूछ लेना। तो प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को हम किस तरह रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करना। आज हम पढ़ेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करना, और विद रेफरेंस टू जजमेंट्स, जैसा कि हम हर लेक्चर रेफरेंस जजमेंट को रेफर करके पढ़ते हैं। तो ये है सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन, वही बात जो सेक्शन 8 में थी। सेक्शन 10 और सेक्शन 8 में फर्क ये है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है, सेक्शन 10 मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी may recover, वही बात डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, may recover the same in the manner prescribed by the code of civil procedure। यानी सीपीसी में जो प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने का प्रोसीजर बताया गया है, कोर्ट उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करके दे देगी अगर आप इंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ डेट मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो मैं आपको मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन जो इसकी इन्होंने दो बयान किए हैं, वहां पे कुछ चीजें इन्होंने यानी एक्स्ट्रा ऐड की हैं एक्सप्लेनेशंस में। तो उससे पहले मैं आपको दो कंसेप्ट समझाता हूं जो इंग्लिश लॉ के बेसिकली हैं। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में आप वो लोग पढ़ेंगे डिटेन्यू और कन्वर्जन का। कन्वर्जन ये आप इस सेक्शन में तो नहीं लिखे हुए, ना ही आपको किसी नॉर्मल कमेंट्री में मिलेंगे, लेकिन ये बहुत डीप में जाके अगर आप पढ़ना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक आरामद रहेंगे। डिटेन्यू कहते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी उस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मौजूद है, यानी ओरिजिनल जिस तरह वो प्रॉपर्टी थी तो उसी पोजीशन में मौजूद है, इसमें हम फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लस कॉम्पनसेशन, यानी प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर सकते हैं और साथ में हम कॉम्पनसेशन को भी क्लेम कर सकते हैं। जबकि कन्वर्जन होती है कि जो प्रॉपर्टी की ओरिजिनल पोजीशन थी वो पोजीशन कन्वर्ट हो गई, या वो प्रॉपर्टी अपनी ओरिजिनल पोजीशन डैमेज हो गई उसकी, अब जिस स्पेसिफिक काम के लिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी यूज होती थी अब वो उस काम के लिए यूज नहीं हो सकती। तो conversion, the possession of property, the position of property, the possession नहीं position, और स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली दो कंसेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 10 और 11 में इनका क्या गहरा ताल्लुक है सेक्शन 10 और 11 से, जो मैंने आपको ये दोनों कंसेप्ट बताए। तो होता यह है कि जब हम कोई इंटाइटल टू पोजीशन यानी सेक्शन 10 के तहत मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल करते हैं, तो सेक्शन 10 जो डील करता है ये डिटेनों को डील करता है। यानी अगर आप प्रॉपर्टी को पोजीशन को रिकवर करना चाहते हैं तो पोजीशन लें, और साथ में आप कॉम्पनसेशन भी लेना चाहते हैं तो कॉम्पनसेशन भी लें। इट्स मीन दैट सेक्शन 10 जो है ये डील करता है डिटेन्यू को, यानी आप पोजीशन भी ले सकते हैं और साथ में उसकी कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को पहले इलीगली पोजेस किया हुआ था, अब मुझे मेरी प्रॉपर्टी रिकवर करके दें, और साथ में आप मुझे जो आपने इतने दिन इस प्रॉपर्टी को यूज किया है उसकी कॉम्पनसेशन भी दें। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहती है अ ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट in which the person for whom he is trustee is entitled। BR एक्ट है सबके पास, आपके पास मोबाइल में
चलो नेक्स्ट, ये कॉपी फॉर्म में लेके आना, हार्ड फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बियर एक्ट आपके पास होना, ताकि आप साथ के साथ ऊपर उनके मीनिंग और पॉइंट्स लिखते रहें कच्ची पेंसिल से। तो अ ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन, यानी इंटाइटल टू पोजेशन का जो मतलब है उसको ये ब्रॉड कर रही है, जो एक्सप्लेनेशन है कि ट्रस्टी भी किसी मिसाल देता हूँ, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, एक ए का सन एक एस है, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कि जब मेरा ये सन, मेरा बेटा मेजर हो जाए तो आप ये प्रॉपर्टी उसे दे देना। अब ये क्या है, जिस तरह मैंने आपको जिस लेक्चर में हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ा था उसमें हमने ट्रस्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी। बी इधर क्या है, ट्रस्टी, और एस कौन है, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी। अब है ये कि अ ट्रस्टी यानी बी, जस्ट अ मिनट, असल में वो ट्रेन आ जाती है, शोर होता है, तो इसलिए ऑनलाइन वालों को समझ नहीं आते, हम लेक्चर पॉज कर देते हैं। तो हम हाँ ट्रस्ट की बात कर रहे थे। इधर ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कि जब मेरा बेटा मेजर हो जाए तो आपने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देनी है। अब एस इधर बेनिफिशियरी है, बी इधर ट्रस्टी है। अब ये कहता है कि अ ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन, यानी बी सूट फाइल कर सकता है इस सेक्शन के तहत फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर होम ही इज ट्रस्टी इज इंटाइटल्ड। अब प्रॉपर्टी तो बेसिकली इसकी है ना, वो इसको तो एक ट्रस्ट के एग्रीमेंट या ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत ए ने दिए बी को, प्रॉपर्टी का मालिक है, प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड टू पोजेशन तो ये है। तो इसके बिहाफ पे ट्रस्टी भी सूट फाइल कर सकता है फॉर द बेनिफिशियल ऑफ हिज बेनिफिशियरी या फॉर द टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर होम ही इज ट्रस्टी या इज इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड कौन है, एस, एस का ट्रस्टी कौन है, बी, यानी कि अब ट्रस्टी बी सूट फाइल कर सकता है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने के लिए, टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, इन विच द पर्सन फॉर होम ही इज ट्रस्टी इज इंटाइटल्ड, यानी जहां पे इंटाइटल टू पोजेशन ये बंदा है, एस है, उसके बिहाफ पे उसी इंटाइटल टू पोजेशन की कैपेसिटी में जो एस का ट्रस्टी है वो भी सूट फाइल कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। यानी इंटाइटल टू पोजेशन का जो एक स्कोप है उसको यहाँ बढ़ा दिया गया, और एक ट्रस्टी भी इंटाइटल टू पोजेशन के जुमरे में यहाँ पे आता है। सिंपल सी मीनिंग इसके यहाँ है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 2 में है अ स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन, यानी किसी के पास प्रेजेंट, कोई बंदा इंटाइटल है प्रेजेंट पोजीशन के लिए, तो वो भी इस सेक्शन के तहत सूट फाइल कर सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, मिसाल के तौर पे सी कर लेते हैं। ए कोई बंदा है, इसने कोई चीज भेजनी है सी को थ्रू द कोरियर, बी को हम सपोज कर लेते हैं इधर कोरियर है, कोरियर, तो बी से ए ने प्रॉपर्टी बी को दे दी, और बी से वो मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लेटर था या कोई भी चीज थी, बी से वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और शख्स ने, फॉर एग्जांपल डी ने ले ली, तो इंटाइटल टू पोजेशन इधर कौन है, ए है, क्योंकि प्रॉपर्टी ए की थी। यह जब सी के पास, अगर सी की प्रॉपर्टी थी, ए सी को भेज रहा था, तो इंटाइटल टू पोजेशन कौन, सी है। लेकिन डी के पास प्रॉपर्टी आ गई और ये एक कोरियर के तौर पे काम कर रहा था, बी से डी ने प्रॉपर्टी ले ली, तो इधर बी, क्योंकि प्रेजेंट पोजीशन का इंटाइटल बी है, क्योंकि उसने अपनी ये वाली प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर करनी है, उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए प्रेजेंट पोजीशन का इंटाइटल बी है, तो बी भी सूट फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ डेट मूवेबल प्रॉपर्टी जो डी ने अपने पास रखी हुई है। यानी प्रेजेंट पोजीशन का इंटाइटल, वो शख्स जो प्रेजेंट पोजीशन का इंटाइटल्ड है, वो भी प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 10 मूवेबल प्रॉपर्टी को सूट फाइल करके रिकवर कर सकता है,
और इसकी प्रोसीडिंग रेगुलर प्रोसीडिंग जिस तरह सीपीसी में बताई गई है उस तरह चलती है। ये बेसिकली दो इसकी एक्सप्लेनेशन थी और मैंने आपको दोनों एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ समझा दी। बाकी जो इन्होंने इलस्ट्रेशन दी हुई है आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ये वाली एग्जांपल भी यानी कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट से एग्जांपल देता हूँ आसान, इधर थोड़े मुश्किल वर्ड ये यूज करते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होता तो इसलिए लोगों को इश्यू होता है, इसलिए मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जरूरी नहीं कि आप हर जगह पे ये वाली इलस्ट्रेशन कोड करें, जो हमारी एग्जांपल होती है उनको भी आप कोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम हाँ इसका लिमिटेशन पढ़ते हैं। इंटाइटल टू पोजेशन को हमने पढ़ लिया, डिटेन ऑफ कन्वर्जन को पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को भी पढ़ लिया, 2 को भी, दोनों की एग्जांपल भी देख ली। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी की, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए ये चीज। मिसाल के तौर पे प्लेज प्रॉपर्टी की, मॉर्गेज इमूवेबल में होती है और प्लेज मूवेबल में होती है, लेकिन नॉर्मल हम देखें तो लोग मूवेबल को प्लेज काउंट कर रहे होते हैं, मूवेबल को मॉर्गेज काउंट कर रहे होते हैं और इमूवेबल को, लैंड वगैरह को जो बैंक से लोन लेते हैं उसको हम प्लेज कहते हैं। लेकिन है इसका उल्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी को जब किसी भी लोन को सिक्योर करने के लिए अगर हम रखते हैं तो उसको प्लेज कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम रखते हैं तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। ऐसा है। तो हाँ, ए बी, हमेशा ए और बी की हम एग्जांपल लेते हैं। तो ए ने फॉर एग्जांपल लोन लिया बी से 50 लाख रुपए का और बदले में इसके पास कोई प्रॉपर्टी रख दी, फॉर एग्जांपल 10 तोले सोना रख दिया कि मैं जब आपको ये लोन वापस कर दूंगा तो आप ये प्रॉपर्टी मुझे वापस कर देना। अपनी कुछ प्रॉपर्टी बी के पास मॉर्गेज ही कह लें, क्योंकि आपको टर्म मॉर्गेज याद है, या प्लेज, रियल टर्म इधर प्लेज यूज होगी, प्लेज कर दी, यानी 10 तोले सोना 50 लाख के बदले 50 लाख के 50 लाख के बदले प्लेज कर दिया ए ने बी के पास, यानी 50 लाख ए ने लोन लिया और 10 तोला सोना बी के पास सिक्योर कर दिया लोन के तौर पे। अब फॉर एग्जांपल ए, यानी ए बगैर 50 लाख दिए किसी ना किसी तरीके से इससे ये 10 लाख तोला सोना वापस ले लेता है, यानी लोन अब इसने नहीं दिया, जिसको सिक्योर करने के लिए इसने सोना दिया था, जिसको सिक्योर करने के लिए इसने प्रॉपर्टी प्लेज की थी, लेकिन अपना जो मॉर्गेज या प्लेज्ड प्रॉपर्टी थी वो वापस ले ली। तो अब इधर इस प्रॉपर्टी का बेसिकली इंटाइटल टू पोजेशन तो बी था, क्योंकि उसने सिक्योर किया हुआ था अपना लोन उस प्रॉपर्टी के जरिए। तो इस सेक्शन के तहत बी भी इस और रियल ओनर से भी प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए अगर बी इंटाइटल टू पोजेशन है तो सूट अंडर सेक्शन 10 फाइल कर सकता है। ये इसका एक ब्रॉड वे में अगर हम इसको देखें, जो ये टर्म यूज करता है ना, टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन, टेम्परेरी राइट तो बी के पास है क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी के तहत, उस प्लेज्ड प्रॉपर्टी के जरिए अपना लोन सिक्योर किया हुआ है। तो अब ये प्रॉपर्टी वापस अगर इसके पास चली गई और इसने अभी तक लोन वापस नहीं किया था तो अपनी प्रॉपर्टी, मॉर्गेज या प्लेज्ड प्रॉपर्टी वापस ए से रिकवर कर सकता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें हमने क्या देखा है कि बी रियल ओनर के खिलाफ भी जाके सूट फाइल करके वो प्रॉपर्टी जिसका वो प्रेजेंट पोजीशन का इंटाइटल है वापस ले सकता है। लेकिन सेक्शन 11 में हम कंपैरेटिवली देखेंगे, उधर रियल ओनर के खिलाफ आप सूट फाइल नहीं कर सकते सेक्शन 11 के अंदर। तो अब कंपैरेटिवली हम दोनों को देखेंगे। सेक्शन 11 की तरफ हम आते हैं। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, जो पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्डर है उसकी क्या लायबिलिटी है। नॉट एज ऑनर, यानी मिसाल के तौर पे एक पर्सन ए है, उसके वो किसी भी प्रॉपर्टी को पोजेस उसने किया हुआ है लेकिन वो उसका ऑनर नहीं है। टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, यानी इमीडिएट एक पर्सन और है बी, इमीडिएट पोजेशन का इंटाइटल जो बी है, लेकिन प्रॉपर्टी है इसके पास और ये उस प्रॉपर्टी का ऑनर भी नहीं है। तो इसकी लायबिलिटी अब है कि ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दे क्योंकि वो इमीडिएट पोजीशन का इंटाइटल्ड है। अब हम इसको एनालिटिकली पढ़ते हैं पूरे सेक्शन को। नॉट एज ऑनर की ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट एज ऑनर
यानी ऑनर की ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसने प्रॉपर्टी एज ए ऑनर रखी हुई है तो फिर भी इसको फाइल सूट इसके अगेंस्ट नहीं कर सकता कि आप प्रेजेंट पोजीशन का हकदार मैं हूं, ये प्रॉपर्टी मुझे दे। अगर इसने नॉट एज ऑनर रखी हुई है, एज ए ऑनर रखी हुई है, अगर नॉट एज ऑनर रखी हुई है तो फिर ये सूट फाइल कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर। जिस बंदे ने प्रॉपर्टी रखी हुई है उसने नॉट एज ऑनर रखी हुई है, यानी वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है। जबकि वहां पे उल्ट था, वहां पे हम ऑनर के खिलाफ भी सूट में जा सकते थे। टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर। फिर वही बात, ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर, ए उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है जो उसके पास प्रॉपर्टी है। मे बी कंपेल्ड, कंपेल उसे कर सकते हैं, मे बी, वही डिस्क्रिशनरी पावर मैंने आपको कहा था, स्पेसिफिक लीफ एक्ट पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू पर्सन, टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 केसेस। नीचे वो 4 कंडीशन बता रहा है कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन में भी वो चीज फॉल करती है तो प्रेजेंट पोजीशन का जो शख्स इंटाइटल्ड है वो सूट फाइल कर सकता है उस शख्स के खिलाफ जिसके पास वो प्रॉपर्टी है और उसको ऑनर भी नहीं है। तो कोर्ट उस शख्स को कंपेल कर सकते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी उस शख्स को ट्रांसफर कर दें जो इस प्रॉपर्टी का इमीडिएट पोजीशन का इंटाइटल्ड है। ये 4 कंडीशन अब हम पढ़ने लगे। तो पहली कंडीशन क्या मैं बताता है, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the claimer, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the claimer, for example A और B दो शख्स हैं। A मिसाल के तौर पे उस प्रॉपर्टी का चलो लेट्स सपोज ऑनर है और B उसका एजेंट है। मिसाल के तौर पे एक शॉप है और A उस शॉप का ऑनर है, B उस शॉप को यानी चलाता है, रन करता है, सेल परचेज करता है। लैपटॉप्स की शॉप है, मिसाल ले लेते हैं लैपटॉप्स। तो फॉर एग्जांपल उस शॉप में 50 लैपटॉप हैं, तो ऑनर कौन है उन लैपटॉप्स का या उस शॉप का? ए। उसको चला कौन रहा है? बी सैलरी देता है, यानी ए के एजेंट के तौर पे बी काम कर रहा है। अच्छा, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the claimer, तो ए जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है बी से अगर बी उसका एजेंट है, या दूसरी एग्जांपल अगर बी उसका ट्रस्टी है। जिस तरह ए और बी की हमने एग्जांपल ली थी, ए बी और एस की, तो एस सूट फाइल करके बी से वो प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है क्योंकि बी एस का ट्रस्टी था। ये हो गया क्लॉज ए। अच्छा, व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडिक्वेट रिलीफ, जस्ट अ मिनट, शोर हो रहा है। तो यार ये क्लास किसी और वक्त अरेंज नहीं हो सकती, इस टाइम इतनी ट्रेन्स आती हैं, डिस्टर्बेंस होती है, बात करना कोऑर्डिनेटर से। अच्छा हाँ, क्लॉज ए को हमने पढ़ लिया था कि ऑनर अपने एजेंट से कोई चीज क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 11, या बेनिफिशियरी अपने ट्रस्टी से कोई चीज क्लेम कर सकता है। अच्छा, व्हेन क्लॉज बी इसकी है, व्हेन compensation in money would not afford the claimant adequate relief for the loss of the thing claimed। सेक्शन 11 जो है ये डील करता है कन्वर्जन को, यानी इधर आप सिर्फ प्रॉपर्टी को ही क्लेम कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 10 में हमने कहा था डिटेनर को डील करता है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को भी कंपनसेशन को भी दोनों चीजों को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इधर आप सिर्फ प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, when the compensation in money would not afford the claimant adequate relief for the loss of the thing claimed, for example
A, B. When compensation in money would not afford the claimant adequate relief. एक मिसाल के तौर पे कोई इमोशनल चीज़ है, गिलाफ काबा की मिसाल ले लेते हैं। गिलाफ काबा, अच्छा, गिलाफ काबा का कोई पीस है जो बी के पास है। When the compensation in money would not afford the claimant adequate relief for the loss of the thing claimed. ए का गिलाफ काबा बी के पास है। अब बी से अगर ये रिकवर करता है तो बी कहता है कि नहीं, कॉम्पनसेशन आप ले लें, ये चीज मेरे पास ले लें। तो बी ए इस चीज का प्रेजेंट पोजीशन का इंटाइटल्ड भी है, बेशक ऑनर नहीं है लेकिन प्रेजेंट पोजीशन का इंटाइटल्ड है और वो चीज बी के पास है। तो बी कहता है कि आप इसकी जगह पे मुझसे कॉम्पनसेशन ले लें, लेकिन वो एक एंटीक चीज है, उसकी कॉम्पनसेशन अगर हम ए को दिलवा दें या ऑनर को दिलवा दें तो वो एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। वही बात मैंने आपको जो पहले लेक्चर में बताई थी कि हर जगह पे कॉम्पनसेशन या डैमेजेस मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी किसी को देना एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता। तो इधर भी गिलाफ काबा के साथ उसकी कुछ रिलीजियस अटैचमेंट है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, उनको वो एक किस्म का अच्छी चीज के तौर पे या उसको उसके साथ उसकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि इमोशनल अटैचमेंट है, तबर्रुक के तौर पे उसे रखता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो वो चीज ही चाहिए। तो जहां पे कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है तो वहां पे वही चीज स्पेसिफिकली वो मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। कौन? जो पर इंटाइटल टू प्रेजेंट पोजीशन है, इमीडिएट पोजीशन, इंटाइटल टू इट्स इमीडिएट पोजीशन। पहले मैंने प्रेजेंट पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन और प्रेजेंट पोजीशन में फर्क है। अच्छा, when it would be extremely difficult, क्लॉज ही पढ़ लें, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। अब कोई ऐसी चीज है जिसका जो कॉम्पनसेशन है या कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी है, जिसका हम तखमीना, जिसे हम कहते हैं ना, तखमीना नहीं लगा सकते कि ये चीज इतने रुपए की होगी। अब इसने मिसाल जो दी है, मैं आपको थोड़ी इससे आसान मिसाल देता हूँ। इसने जो मिसाल दी है वो दी है कि ए इज इंटाइटल्ड टू अ पिक्चर बाय अ डेड पेंटर एंड अ पेयर ऑफ रियर चाइना वेसिस। यानी ए किसी पिक्चर का इंटाइटल है जो ऐसे पेंटर ने बनाई है जो मर गया है। तो बी हैज पोजेशन ऑफ देम, बी के पास उन चीजों की पोजेशन है, उस पिक्चर की। और चाइना वेसिस, वैसे जो कहते हैं जिसमें फूल वगैरह लगते हैं, गुलदस्ता टाइप आप समझ लें, या कोई जार बर्तन जिसमें गुलदस्ता फूल वगैरह रखने की जगह होती है। हैज पोजेशन ऑफ देम, द आर्टिकल आर ऑफ टू स्पेशल अ करेक्टर टू बियर एन असर्टेनेबल मार्केट वैल्यू। यानी कि अब वो डेड पेंटर है, उसके लेवल की कोई दोबारा पेंटिंग अगर हम करवाएं तो कोई और पेंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले वाला पेंटर तो फौत हो गया, दूसरा पेंटर अब उसके लेवल की वो चीज, वो पिक्चर नहीं बना सकता। अच्छा, अब इधर उन जो पिक्चर्स हैं या जो चाइना वेसिस हैं, उनका कीमत का तखमीना लगाना या उनकी कॉम्पनसेशन का तखमीना लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ दोबारा बन ही नहीं सकती। वो चीज़ अब एंटीक चीज़ है उसके लिए, ए के लिए। तो यहाँ पे बी को स्पेसिफिकली कंपेल किया जा सकता है कि वो चीज़ लाजमी वही चीज़, वही पिक्चर्स ए को दे, ना कि कॉम्पनसेशन या डैमेजेस वगैरह। एक और मिसाल ले लेते हैं हम, ए और बी की ही मिसाल लेते हैं। तो कोई अंगूठी है, किसी सुनार ने वो बनाई है स्पेशल शेप में, और वो सुनार फौत हो गया मिसाल के तौर पे। तो अब बी कहता है कि आप इस अंगूठी के बदले, ए से कहता है, और ए इस अंगूठी का इमीडिएट पोजीशन का इंटाइटल्ड है। बी कहता है कि आप इस अंगूठी के बदले मुझसे कॉम्पनसेशन ले लें, डैमेजेस ले लें, अंगूठी में आपको नहीं देता। तो इधर ये अंगूठी एक एंटीक चीज है, इसका तखमीना लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो सुनार ने बनाई थी उस सुनार के लेवल की अंगूठी और बनवाना मार्केट से मुश्किल है, और वो सुनार अब इस दुनिया से फौत हो चुका है। मिसाल आपको दे रहा हूँ। तो इधर भी ए को, बी को कंपेल किया जा सकता है कि आप लाजमी वही चीज, नॉट कॉम्पनसेशन, वही चीज, वही स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी इसके इमीडिएट पोजीशन का जो टाइटल है जिसके पास, उसको दे दें। अच्छा, समझ आ रही है? ठीक है। व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग, क्या ये
ओहो, चलो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे दोनों सेक्शंस की लिमिटेशन। सॉरी उस वक्त रह गया था। अच्छा, व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड, यानी व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट। अब आपको इसकी मैं मिसाल देता हूँ, ए और बी को ही रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी, तो बी इधर कोरियर है मिसाल के तौर पे। ए ने कोई प्रॉपर्टी भेजी सी को थ्रू द कोरियर विच इज बी। बी ने गलती से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी डी को। प्रॉपर्टी का ऑनर कौन था? ए, नॉट डी। अगर डी प्रॉपर्टी का ऑनर होता तो फिर इस सेक्शन के तहत सूट फाइल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सेक्शन नॉट एज ऑनर अगर उसने प्रॉपर्टी रखी हुई हो फिर ही इंटरटेन कर सकते हैं इसके तहत हम सूट। तो ए ने कोई प्रॉपर्टी भेजी सी को, बी कोरियर था, बी ने उस प्रॉपर्टी को लेके जाना था सी के पास, लेकिन बी ने गलती से मिस्टेकनली, इधर वर्ड यूज हुआ होगा, हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड या मिस्टेकनली ट्रांसफर्ड टू द डी। अच्छा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट, रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट। क्लेमेंट कौन है इधर? अब बी सूट फाइल कर सकता है कि इमीडिएट पोजीशन का इंटाइटल मैं हूं, क्योंकि मैंने वो चीज पहुंचानी है सी के पास, लेकिन गलती से रॉन्गली मैंने ट्रांसफर कर दी डी को। ये पोजीशन, इस चीज की पोजीशन मुझे वापस दें ताकि ये चीज मैं सी के पास पहुंचा सकी। ये तो हो गया रॉन्गली ट्रांसफर। या इस एक और एग्जांपल ले लें, बाय फ्रॉड अगर सी ने डी ने ये एक किस्म का अपने आप को पेश किया कि मैं ही सी हूँ, और बाय फ्रॉड इसने अपने पास प्रॉपर्टी ले ली। सी के पास प्रॉपर्टी जानी थी, वो बी ने कोरियर ने सी को पहुंचानी थी, लेकिन बाय फ्रॉड डी ने अपने पास ले ली। तो इधर बी सूट फाइल कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी रॉन्गली ट्रांसफर हो गई, जबकि प्रॉपर्टी तो इसके पास जानी थी, रॉन्गली ट्रांसफर हो गई डी को, तो ये मैं अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करके सी को पहुंचाता हूँ। डेट वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इसके बदले में डी ये नहीं कह सकता आप कॉम्पनसेशन ले लें, क्योंकि बी ने तो लाजमी वही प्रॉपर्टी, कोरियर है बी, तो बी ने तो लाजमी वही प्रॉपर्टी सी को पहुंचानी है। तो इधर भी सेक्शन 11 के तहत बी सूट फाइल कर सकता है। तो ये बेसिकली 4 कंडीशन थी जिनमें हम ट्रू ऑनर के खिलाफ तो नहीं, लेकिन अगर हम इमीडिएट पोजीशन के इंटाइटल्ड हैं और किसी बंदे के पास प्रॉपर्टी है जो उसका ट्रू ऑनर नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उससे हम वो प्रॉपर्टी रिकवर करा सकते हैं अगर हम इमीडिएट पोजीशन के इंटाइटल्ड हैं तो। अगर अब हम देखते हैं इनकी लिमिटेशंस को, जो हमारा टॉपिक रह गया था ऊपर, गलती से मिस हो गया था। तो सेक्शन 10 की जो लिमिटेशन है वो है 3 ईयर, यानी आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने पोजेस किया हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी को, और आप उस प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड टू पोजेशन हैं ब्रॉड सेंस में, जो उसने एक्सप्लेनेशन 1 और 2 दोनों बयान किए। आप उस प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड टू पोजेशन है, आपने वो प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं। तो लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 इयर्स। इसके लिए जजमेंट भी मैंने आपको लिखी है, अगर आपने मजीद डिटेल में जाना है, कोई टेक्निकलिटीज देखनी है लिमिटेशन के हवाले से, सेक्शन 10 में जो लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, तो आप इस जजमेंट से कंसर्न कर सकते हैं। 1985 CLC पेज है जी 2335। ये बेसिकली जजमेंट है लिमिटेशन के हवाले से। और इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो लिमिटेशन इन ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट का जो मामला है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी, क्लॉज ए जो है ना, सेक्शन 11 का क्लॉज ए, सेक्शन 11 का क्लॉज ए, जो हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी कि ए बी और सी ट्रस्ट है या एस है, तो बी एस का ट्रस्टी है, ए सूट फाइल करके बी से अपनी वो चीज रिकवर करा सकता है। यही हमने पढ़ा था ना क्लॉज ए में। तो इसके लिए लिमिटेशन नहीं है कि लाजमी 3 साल के अंदर अपनी कोई चीज ट्रस्टी से रिकवर कराए, या अगर ये इसका एजेंट है, या हमने ए और बी की मिसाल ली थी एजेंट वाले मामले में, मिसाल के तौर पे बी इसका एजेंट है 50 लैपटॉप्स वाली, बी इसका एजेंट है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि वो 3 साल के अंदर ही सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी जिसका वो इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन रिकवर कराए। यानी ट्रस्ट
के मामले में, क्लॉज ए के मामले में जो ट्रस्ट है, नो लिमिटेशन इन ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट के मामले में, नॉट द एजेंट, एजेंट के मामले में लाजमी है कि उसे 3 साल के अंदर ही या लिमिटेशन पीरियड जो है उसके अंदर ही सूट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रस्ट का मामला है वहां पे ए बाउंड नहीं है कि लाजमी वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही सूट फाइल करे, वो जब उसका दिल चाहे सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द ट्रस्टी टू रिकवर द प्रॉपर्टी टू विच ही इज इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। यानी नो लिमिटेशन इन ट्रस्ट, ट्रस्ट के मामला में लिमिटेशन कारआमद नहीं होगी या इफेक्टिव नहीं होगी। इसकी जजमेंट आप नोट कर लें, 2007 CLD 1129, ये इसकी जजमेंट है। तो ये बेसिकली आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर था, जिसमें हमने पहले तो लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस किया, उसके बाद रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ा हमने, सेक्शन 10 को डिटेल में पढ़ा, उनकी एक्सप्लेनेशन, दो जो एक्सप्लेनेशन उसमें बयान की गई है, यहाँ पे इंटाइटल टू पोजीशन की टर्म को उसने ब्रॉड किया है, उस टर्म को हमने विथ एग्जांपल्स पढ़ा। उसके बाद हमने लिमिटेशन देखी कि सेक्शन 10 के तहत सूट फाइल करने के लिए क्या लिमिटेशन है, वो 3 साल की है, उसके लिए मैंने आपको जजमेंट बताई। और अगर आप ये स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं कि किस उसमें बताया गया, यानी ये मैं आपको स्पेसिफिक वो बता देता हूँ कि लिमिटेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में ये बात की गई है। तो ये है आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 शेड्यूल ए ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1908। तो इसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 10 के तहत जो हम रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सूट फाइल करते हैं उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, और इस जजमेंट में इस बात को मजीद एलेबोरेट किया गया। अच्छा, और उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन 11 में हमने कहा कि नॉट एज ऑनर, यानी ऑनर के अगेंस्ट ऑफ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 11 सूट फाइल नहीं कर सकते, जबकि सेक्शन 10 में ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां पे हम कर सकते हैं ऑनर के खिलाफ भी, अगर आप इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन हैं तो, या इंटाइटल टू प्रेजेंट पोजीशन, वहाँ प्रेजेंट पोजीशन का उसने वर्ड यूज किया था एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन का वर्ड यूज किया। इंटाइटल टू प्रेजेंट पोजीशन अगर हम हैं तो हम ऑनर के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10, लेकिन अंडर सेक्शन 11 नॉट एज ऑनर की जो मेन हेडिंग में भी उसने वर्ड यूज किया है, तो ऑनर के खिलाफ हम सेक्शन 11 के तहत सूट फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद हमने 4 कंडीशन पढ़ी कि कौन सी कंडीशंस में हम लाजमी उसी प्रॉपर्टी को ही रिकवर करेंगे, ना कि कोई कंपनसेशन को वगैरह को उसके एडिशन में या उसके अल्टरनेटिवली। पहले हमने कहा कि जब एजेंट ने कोई प्रॉपर्टी या ट्रस्टी ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी एजेंट ने रखी हुई है या उसको सेल परचेज करता है, या किसी प्रॉपर्टी को उसने एज ए एजेंट रखा हुआ है या एज ए ट्रस्टी रखा हुआ है, तो एजेंट की सूरत में उसका प्रिंसिपल, ट्रस्टी की सूरत में बेनिफिशियरी सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी, उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। दूसरे नंबर पे हमने वहाँ पे देखा था कि जब कोई एडुकेट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, अगर हम उसको रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन दें तो वो रेमेडी एडुकेट रेमेडी ना हो, एडुकेट रिलीफ ना हो। यहाँ पे हमने मिसाल ली थी कि कौन सी मिसाल ली थी, भूल गए, गिलाफ काबा वाली। गिलाफ काबा का मैंने आपको कहा था, गिलाफ काबा का कोई टुकड़ा है वो उसके लिए कुछ इमोशनल अटैचमेंट रखता है, कुछ रिलीजियस अटैचमेंट रखता है, तो उसके बदले में अगर हम उसको कंपनसेशन दिलवाते हैं तो वो एक एडुकेट रिलीफ नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिकली वही गिलाफ काबा का ही पीस वो रिकवर कर सकता है अगर वो इमीडिएट पोजीशन का इंटाइटल है तो। उसके बाद हमने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी कंपनसेशन का अंदाज़ा लगाना, तखमीना लगाना मतलब नामुमकिन है, या वो जो कंप्लीट जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है, दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें। उसमें हमने एक पेंटर की मिसाल ली थी, उसके बाद हमने एक सुनार की मिसाल ली थी कि उसने कोई अंगूठी वगैरह बनाई थी, वो पूरा लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने कहा कि ट्रस्ट के जो मामलात हैं इनमें लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती, सेक्शन 11 में जो ट्रस्ट उसने क्लॉज ए में बताया है उधर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। उसके लिए मैंने आपको
जजमेंट भी बताई कि इस जजमेंट को आप कहीं पे कोट कर सकते हैं अगर आपको ये बात कहीं पे प्रूव करनी हो तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से। बहुत अहम चैप्टर है और उसको हम फुल डिटेल में विद एनालिटिकल जिस तरह हम पढ़ रहे हैं सारा और विद रेफरेंस टू जजमेंट्स इंशाल्लाह हम सारे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।